सर अभी लर्नर्स कम जुड़े हैं हमारे साथ, तो हम थोड़ा वेट करें, 2-3 मिनट और। हाँ, 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू कर लेंगे। फिर जो बीच में आके ज्वाइन करना चाहे कर ले, क्योंकि जी 1-2 मिनट थोड़ा वेट कर जी। हेलो, ठीक है सर। नमस्कार। आज हम लोग अब ये मीटिंग प्रारंभ करते हैं। हालांकि कुछ लर्नर्स अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल से मैं डॉक्टर स्मृति गार्गर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो इंडक्शन मीटिंग है, ये परिचयात्मक सत्र है, और ये जो CAFE प्रोग्राम जिसमें आपने सभी ने प्रवेश लिया है लर्नर्स, उन सभी के लिए एक परिचयात्मक सत्र है जिसमें हम इग्नू को जानेंगे। इग्नू के जितने भी हमारे एकेडमिक्स हैं वो अपने लर्नर्स को जानेंगे, और हम लोग एक इस जिस प्रोग्राम में आपने प्रवेश लिया है उसके बारे में किस किस तरह से आपको क्या आगे की पढ़ाई करनी है उसके बारे में जानेंगे, और आपके जो डाउट्स हैं, अगर कोई स्टडी को लेकर या आगे किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर जो डाउट्स हैं वो दूर किए जाएंगे। तो इस परिचयात्मक बैठक में जो है हमारे साथ बहुत सारे एकेडमिक्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर जी महेश का, जो प्रोफेसर हैं और इग्नू न्यू दिल्ली से हमारे हेडक्वार्टर से यहाँ जुड़े हैं। और वो जो ये प्रोग्राम है CAFE जिसमें आपने प्रवेश लिया है
उसका संचालन करते हैं। इसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे, जो सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में। और इसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय, जो सीनियर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं मिस कुमुद वर्मा, जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष रंजन नायर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और मैं। तो हम लोगों की एकेडमिक्स की टीम है। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुलाब सिंह जाटव, जो कोऑर्डिनेटर है शिवपुरी के हमारे सेंटर के 15247 जो कोड है शिवपुरी में। और वो आप सभी के गुरुजी भी हैं और उनसे आप भली भांति परिचित भी होंगी। तो इसके अलावा जितने भी लर्नर्स हैं हमारे CFE के, उनको मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लर्नर्स अभी और जुड़ेंगे इन बिटवीन, लेकिन हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो हम अपनी मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए, इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे रीजनल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर UC पांडे अपने आशीर्वचन दें और इस प्रोग्राम के और इग्नू के बारे में हमारे लर्नर्स को कुछ बताएं। इसके बाद जो मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ कि क्या किस तरह से होगा। इसके बाद हमारे साथ जो हमारे अतिथि मौजूद हैं डॉक्टर महेश, वो जो है आपको इस प्रोग्राम के बारे में किस तरह से आपको पढ़ना है उसकी डिटेल्स देंगे। इसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष रंजन नायर, जो आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बताएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम, जो असाइनमेंट्स के बारे में आपको बताएंगी। और फिर डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय, जो आपको एग्जाम्स के बारे में बताएंगे। तो आप सारी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुनिए। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए कि आप अपने माइक्स को म्यूटेड रखिए। सभी के माइक्स म्यूटेड होना चाहिए और आपका कोई भी इस तरह का वीडियो हमारे पास नहीं आना चाहिए जो दूसरों के देखने के लायक ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए और जब आपकी बोलने की जरूरत हो तभी आप बोलिएगा, या माइक जब आपको कहा जाए तभी आप अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, सॉरी, एक ये जरूरी होता है आपको बताना, कई बार लर्नर्स नए होते हैं उनको नहीं पता होता। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट सबसे पहले करूंगी हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर UC पांडे जी से कि वे इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन दें और उसकी शोभा बढ़ाएं। जी, थैंक यू डॉक्टर स्मृति गार्गव। और यहाँ उपस्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल से मेरे सहयोगी और मुख्य रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जी महेश, जो कि इग्नू के मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष आग्रह पर। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी महेश साहब, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला। और डॉक्टर जी महेश हमारे विश्वविद्यालय के जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क के फैकल्टी में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैकल्टी मेंबर हैं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मौका है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। और क्योंकि इस कार्यक्रम को जो डेवलप किया गया है और हमारे दिल्ली स्थित हमारे स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा किया गया है, और वो डॉक्टर महेश उसी स्कूल ऑफ सोशल वर्क में फैकल्टी मेंबर हैं। और इसलिए उनका यहाँ होना काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि जो भी आपका स्टडी मटेरियल लिखा गया है इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा, इसका जो पूरा डिजाइन है, वो जिस तरीके से बनाया गया है वो उन्हीं के समन्वय में बनाया गया है। और मुझे लगता है उनसे बेहतर और कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि आपको इस कार्यक्रम के बारे में गाइडेंस दे सके। और मैं आज उनसे विशेष आग्रह ये भी करूंगा कि वो अपना ईमेल ID हमारे सभी छात्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो उनसे भी लगातार संपर्क में रह सकें भविष्य में। तो सभी छात्रों को का बहुत बहुत स्वागत है इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की तरफ से। मेरा नाम डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके की मीटिंग की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ये मीटिंग जिसको कि हम एक इंडक्शन मीटिंग कहते हैं या एक परिचयात्मक सत्र कहते हैं, ये हमारे विश्वविद्यालय में इसका एक रिवाज है कि जब भी स्टूडेंट का नया बैच शुरू होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि आप अपने माइक को म्यूट रखें, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है और ये बहुत संजीदा और बहुत सीरियस मीटिंग है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आपका शैक्षिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप इस मीटिंग में बहुत सीनियर लोग उपस्थित हैं
और आपसे विशेष आग्रह है कि आप अपने माइक को म्यूट रखें और अगर आप अपने मोबाइल से इसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसको वीडियो भी ऑफ करके रखें, इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। और हम चाहेंगे कि इस मीटिंग के दरमियान आपसे बहुत सीरियस माहौल में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करें। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले हम लोग बहुत ब्रीफली अपनी बात कहेंगे, उसके बाद हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। तो जो मैं ये बात कह रहा था कि ये इंडक्शन मीटिंग हमारे विश्वविद्यालय में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जब भी नया शैक्षिक सत्र शुरू होता है तो एक इंडक्शन मीटिंग आयोजित की जाती है। और इसका कारण ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके बिल्कुल भिन्न हैं, अन्य विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग है। आप में से ज्यादातर छात्र या छात्राएं परंपरागत विश्वविद्यालय के पास आउट्स होंगे। निश्चित रूप से आपने एक जो परंपरागत जो हमारा शिक्षा का ढांचा है उसी ढांचे में आप पढ़े होंगे आज तक। और जब भी आपका एडमिशन किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में होता होगा तो तब आप वहां पर जाते होंगे तो आपका एक शेड्यूल बनता होगा, आपका जिसको टाइम टेबल कहते हैं वो बन के आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक नियत समय पर आप क्लास में जाते हैं और वहां पर जाके आपका शिक्षक आपका पूरा सिलेबस कवर कराता है। आमतौर पर शिक्षक का से ये अपेक्षा रहती है कि वह स्टूडेंट्स का पूरा सिलेबस कवर कराएगा। तो वह एक जो आप इस टाइप का जो ढांचा है कि केवल आपको क्लासरूम में जाके लेक्चर अटेंड करना होता है, नियत समय पर हर रोज जाना होता है और कोई शिक्षक इस चीज की जिम्मेदारी ले लेता है कि वो आपका पूरा सिलेबस कवर कराएगा, वो उस टाइप के परंपरागत शिक्षा के ढांचे से हटके है हमारा विश्वविद्यालय। हमारी यहाँ पर आपसे अपेक्षा ये रहती है कि आप खुद पढ़ेंगे और खुद पढ़ेंगे तो विश्वविद्यालय क्या करेगा। आप में से अधिकांश लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी, भाई हमने पढ़ना खुद है तो फिर पूरा विश्वविद्यालय क्या करेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, पूरा विश्वविद्यालय आपको इस पढ़ने की प्रक्रिया में सपोर्ट सर्विसेज या छात्र सहायता प्रदान करेगा। तो यदि आपको, क्योंकि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप खुद पढ़ेंगे या आप स्वाध्ययन करेंगे, इसके लिए हम आपको स्वाध्ययन सामग्री देते हैं। वो एक पहली चीज है जो हम आपको देते हैं। आप में से इस शैक्षिक सत्र में हमारे पास करीब 85 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। इसको हम सर्टिफिकेट इन HIV एड्स एंड फैमिली एजुकेशन कहते हैं। इस कार्यक्रम में करीब 85 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यहाँ पर अभी केवल आज 20 से ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जिस एरिया से ज्यादातर ये स्टूडेंट्स हैं उस एरिया में नेट कनेक्टिविटी भी नहीं होगी, जाहिर है ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से हैं छात्र हैं और नेट कनेक्टिविटी बड़ी स्लो होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आज जितने लोग आप प्रेजेंट हैं, आप अपनी जो भी आपसे चर्चाएं होंगी आप अपने सहपाठियों को भी बता दीजिएगा। तो हमारे विश्वविद्यालय में जो पहली चीज आपको हम देते हैं वो है स्वाध्ययन सामग्री, जो आप लोगों को मिल चुकी होगी और यदि नहीं मिली है तो मिलने की प्रक्रिया में होगी। ये स्वाध्ययन सामग्री जो कि बुकलेट्स के रूप में होती है, छोटी छोटी बुकलेट्स के रूप में होती है और एक बंडल होगा आपको जो आपके घर पहुंचा दिया जाता है, आपको आपके घर पर बाय पोस्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है जिसको देश के बड़े बड़े शिक्षाविदों ने लिखा है, किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं लिखा है, कई लोगों ने मिलकर लिखा है और काफी अच्छा खासा वक्त उसको लिखने में लगाया गया है। और ये वो सामग्री है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू को इसके लिए काफी ख्याति भी प्राप्त हुई है, इस टाइप के मटेरियल के लिए, जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल या स्व अध्ययन सामग्री कहते हैं। और ये मटेरियल को आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं इनको किताबें, लेकिन इसके लिए किताबें सही शब्द नहीं है, या कई लोग इसको नोट्स कहते हैं, नोट्स भी इसके लिए सही शब्द नहीं है। इसके लिए सही शब्द है स्व अध्ययन सामग्री। अब इसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई टीचर आपसे बातें कर रहा है। उसको पढ़ने की पूरी जो भाषा है, उसके जिस भाषा में उसे लिखा गया है वो सीधी सरल ऐसी भाषा है कि आपको लगेगा कि कोई टीचर आपसे बातें कर रहा है और आप उस चीज को खुद समझ पाएंगे। जैसे ही उसमें एक जो जितने चैप्टर्स होते हैं उनको हम चैप्टर ना कह के यूनिट्स कहते हैं और हर एक बुकलेट को एक ब्लॉक कहते हैं। तो आपको ये जो हर एक पहले नंबर के ब्लॉक से आप उसको पढ़ना शुरू कर दें और जैसे ही आप उसको पढ़ते हैं तो पहले शुरू में उसमें लिखा होता है कि इस पूरे यूनिट को या चैप्टर को पढ़ लेने के बाद में आपको किन किन चीजों का ज्ञान हो जाना आवश्यक है।
तो आप उन चीजों को दिमाग में जरूर रखें। जैसे ही आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, दिमाग में रखें कि इस चैप्टर में सबसे पहले लिखा होगा कि ये चैप्टर जब आप पूरा पढ़ चुके होंगे तो आपको किस किस चीजों का ज्ञान हो जाना आवश्यक है, और उसके बाद देखते चलें कि आपको क्या उन चीजों का ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही कुछ पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उसमें एक असेसमेंट के लिए क्वेश्चन दिया होगा। अगर आप उस प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने उस चीज को सही ढंग से आप समझ लिए। फिर आप कुछ पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर एक प्रश्न होगा। तो बड़े बड़े रोचक स्टाइल में ये लिखा होता है मटेरियल। आप इसको, मुझे पूरा आशा है कि जब आप इस मटेरियल को पढ़ रहे होंगे तो इसको आप जरूर एंजॉय करेंगे। ठीक है, आमतौर पे मैं कह सकता हूं कि 80 to 90% या 80 से 90% तो आप खुद ही पढ़ के समझ जाएंगे, वो मटेरियल इतने अच्छा ढंग से लिखा गया। लेकिन हमको इसका पूरा इसको हमको समझते हैं हम लोग कि कई सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि कहीं कहीं पर उनको कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए या उनको कुछ इसके बारे में और चीज कुछ गाइडेंस की आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग हर एक हफ्ते वीकेंड्स पर सैटरडे और संडे को हम लोग क्लासेस करवाते हैं। ठीक है, या उसको क्लासेस कह रहा हूं मैं, लेकिन उसके लिए सही नाम है काउंसलिंग सेशंस या परामर्श सत्र। परामर्श सत्र जो लोग लेते हैं उनको हम शिक्षक नहीं कहते, उनको हम परामर्शदाता कहते हैं। तो ये जो शिक्षक ही होते हैं, आपके शिवपुरी कॉलेज के जो शिक्षक होंगे वही हमारे परामर्शदाता के रूप में आपको परामर्श देंगे। आपको इन परामर्श सत्रों में आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको मटेरियल पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित रूप से आए, आपका स्वागत है। और इसमें हर एक बुकलेट पर, हर एक ब्लॉग पर आपकी एक क्लास होगी 2.5 घंटे की, और इस 2.5 घंटे के परामर्श सत्र पर उस एक पूरा एक जो बुकलेट है, जो एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसे हम ब्लॉग कहते हैं, उस ब्लॉग पर 1-2.5 घंटे का काउंसलिंग सेशन होगा। आमतौर पर एक बुकलेट को पढ़ने में करीब आपको 30 घंटे के आसपास का वक्त लगता है। उस ब्लॉग को पढ़ने में और उससे संबंधित अन्य क्रियाएं करने में आपको करीब 30 घंटे का वक्त लग सकता है। और उसके बाद उसमें आपको जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निपटान करने के लिए करीब 2.5 घंटे का वक्त हमारे परामर्शदाता आपके साथ लगाते हैं। तो ये हर एक संडे को ये क्लासेस आमतौर पर होती हैं। अब क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा है तो हम लोग इस टाइप की कक्षाएं इस गूगल मीट के माध्यम से लगाते रहे हैं पिछले 2 सालों में, और अगर ये अभी कोविड का फेज जब तक चलता रहेगा हम इसको गूगल मीटिंग के द्वारा ही आयोजित करेंगे। आमतौर पर कोशिश करेंगे कि फेस टू फेस के माध्यमों से भी ये होए। इसका भी एक शेड्यूल होता है, इसका भी एक टाइम टेबल होता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये परामर्श सत्रों का ये जो शेड्यूल है वो आपको मुहैया करा दिया जाएगा आपके समन्वयक द्वारा। अब हम इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बताऊं। जैसे हमारे विश्वविद्यालय देश का एक अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो 4 टीवी चैनल्स भी चलाता है। आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा कि कोई विश्वविद्यालय अपने टीवी चैनल चलाता है। और ये टीवी चैनल्स में एक जो सबसे महत्वपूर्ण टीवी चैनल है वो है ज्ञान दर्शन, और ये 24 घंटे इसमें शैक्षिक प्रसारण हम दिल्ली से करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाकी जो टीवी चैनल्स होते हैं उसी तरीके से हमारा विश्वविद्यालय भी जो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टीवी चैनल चलाता है वो है ज्ञान दर्शन। उसमें 24 घंटे अपनी क्लासेस टेलीकास्ट करता रहता है। और ये ज्ञान दर्शन टीवी चैनल आपके घर में जो डीटीएच की डिश है उसमें आता है और फ्री चैनल के रूप में आता है। और यदि आपके पास केबल का कनेक्शन है तो आप केबल ऑपरेटर से कह सकते हैं कि इसे फ्री चैनल के रूप में हमें दीजिए। तो याद रखिए, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल बहुत महत्वपूर्ण टीवी चैनल है। उसके अलावा बाकी अन्य टीवी चैनल्स भी हम चलाते हैं, उनको आप बहरहाल छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन को अवश्य आप देखने की आदत डालें। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर हम किस दिन किस चीज पर लेक्चर आयोजित करेंगे उसका भी एक शेड्यूल होता है जो हमारी वेबसाइट पर लगा रहता है। हर महीने भी हम उसे बार बार स्टूडेंट्स को भेजते हैं, तो आप उस पर भी थोड़ा नजर बनाए रखें। हालांकि हम ये नहीं कहते कि आप हमारा टीवी या रेडियो, हमारे अपने रेडियो स्टेशन का भी देशव्यापी एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है, और इन रेडियो स्टेशन के माध्यम से भी हम लगातार अपने शैक्षिक प्रसारण करते रहते हैं। तो टीवी भी हो गया, रेडियो हो गया, इन दोनों के अपने टाइम टेबल होते हैं जो वेबसाइट पर होते हैं। आप देख लीजिए कि आपके इस कैफे प्रोग्राम या HIV एड्स एंड फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम से संबंधित किस विषय पर उसमें कार्यक्रम किस दिन आने वाला है, और उसमें देख लीजिए। उस पर
और ज्यादातर ये शैक्षिक कार्यक्रम, ये जो हम प्रसारण करते हैं रेडियो या टीवी के जरिए, ज्यादातर इन कार्यक्रमों को हम लोग इंटरैक्टिव रखते हैं, फोन इन प्रोग्राम्स। कहने का मतलब सजीव कार्यक्रम होते हैं। हमारे शिक्षक जब दिल्ली से लेक्चर देते हैं तो आप अपने घर में बैठे उनको टीवी में देख सकते हैं और उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और उनको आपके स्टूडियो में जहां से वो बोल रहे होते हैं वहां के नंबर भी हम बार बार उसमें फ्लैश करते हैं, और उन नंबर्स पे आप फोन करें और वो आपका उसी वक्त जवाब देंगे। तो आपको निश्चित रूप से बड़ा रोचक लगा होगा। कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय आपने देखा नहीं होगा जो आपको कितने भांति भांति के माध्यमों से शिक्षा प्रदान करता है, रेडियो के जरिए भी, टीवी के जरिए भी, संडे के दिन क्लासेस करके भी, किताबें भी आपके घर पहुंचा देता है। ये सभी अलग अलग माध्यम हैं जिनके माध्यमों से हम आपको लगातार क्लासेस कराते हैं। आपका एक माध्यम छूट जाए तो दूसरे माध्यम से आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा हम इंटरनेट का बड़े भारी रूप में उपयोग करते हैं। हमने अपना सभी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल अपनी वेबसाइट पर रख दिया है। ई ज्ञान कोश नाम से एक लिंक जो हमारी वेबसाइट पर है, उसमें आप अपने को रजिस्टर करवा लीजिए। उसमें आपके कोर्स का ही मटेरियल नहीं, हमारे जितने कोर्सेज चलते हैं 200 से ज्यादा, सभी का मटेरियल हमारे उस ई ज्ञान कोश में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। हमने आपके सब्जेक्ट से में जो भी डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, जो भी डिफिकल्ट पॉइंट्स हो सकते हैं आपको समझने में, उन पर हमने ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स भी बनाए हैं छोटे छोटे, और इन ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स को हमने ऑनलाइन रख दिया यूट्यूब पर, हमारे वेबसाइट पर ई ज्ञान कोश पर। आप वहां से उनको सीधे देख सकते हैं। इनकी एक लिस्ट भी है, कैटलॉग भी है, जो कैटलॉग हमने अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि आपके कैफे कार्यक्रम से रिलेटेड कौन से ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उनको आप फ्री में देखिए वेबसाइट पर हमने जो भी ये सब चीजें रखी हुई हैं सब फ्री हैं। आपके कोर्स का ही मटेरियल नहीं, अन्य आप जितने भी कोर्सेज हम चलाते हैं सभी का मटेरियल फ्री है। आप उसको आराम से पढ़िए, उससे रिलेटेड ऑडियो वीडियो प्रोग्राम देखिए, उससे रिलेटेड हमारा टीवी का टेलीकास्ट देखिए, रेडियो का ब्रॉडकास्ट देखिए, सब चीज फ्री है। और जब तक आपको दिल्ली से हार्ड कॉपी नहीं आ जाती, मटेरियल की किताबें नहीं आ जाती, तब तक इनको वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको डिले मत कीजिए। इसके अलावा एक चीज और मैं कहूंगा, दिल्ली का जो हमारा एफएम पर जो हमारा रेडियो है वो हमारे ज्ञान टीवी से वेबसाइट के जरिए भी लगातार उपलब्ध है। आप उसको हम कहते हैं ज्ञानधारा रेडियो, जो कि हमारे वेबसाइट पर है। उसमें भी आपके कार्यक्रम से रिलेटेड बीच बीच में लाइव प्रोग्राम्स, फोन प्रोग्राम्स हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, और आपको ये सुविधा है कि आप उस दरमियान अपनी टीचर्स से लगातार बात कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा जो एक शैक्षिक कार्यक्रम बनाया गया है, ये शैक्षिक कार्यक्रम हमारे जिनकी लीडरशिप में बनाया गया है वो आज हमारे साथ खुद उपलब्ध हैं, डॉक्टर जी महेश, और वो काफी व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे विशेष आग्रह पर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय ना लेकर मैं डॉक्टर जी महेश साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे छात्रों को संबोधित करें, और उसके बाद हमारे सभी छात्र उनसे सीधी बात भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं कि यदि आपका प्रश्न रह जाए तो आप उनसे ईमेल के जरिए भी कभी भी उनको ईमेल कर सकते हैं, और उनको बड़ी खुशी होगी कि वो आपके ईमेल्स का जवाब दें। पुराने क्वेश्चन पेपर्स, करीब 25 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हमने वेबसाइट पर रख दिए हैं। पुराने सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम लोग के कैसे आपके एग्जाम होंगे उसके बारे में डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय आपको विस्तार से बताएंगे। बीच बीच में हम आपको कुछ होमवर्क टाइप का भी देंगे, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं या सत्रीय कार्य कहते हैं। ये कुछ प्रश्न होंगे जो हम आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में बैठ के लिखें और करने के बाद में अध्ययन केंद्र में जमा कर दें। उस पर भी आपको नंबर मिलेंगे, और उसके बाद आपका एग्जाम भी होगा, और एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आप अपने असाइनमेंट देंगे। तो ये असाइनमेंट बड़े काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और इस विषय पर आपके से बात करने के लिए कुमुद वर्मा मैडम भी हमारे साथ उपलब्ध हैं, वो भी आपसे बातें करेंगी। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेके मैं अब डॉक्टर जी महेश साहब से आग्रह करूंगा, बहुत विनम्र आग्रह है कि सर आप हमारे छात्रों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है साफ आवाज। थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले आई शुड अप्रिशिएट द enthusiasm and the commitment and motivation of the regional center and the entire team for organizing this induction meeting. मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ
आपके बीचों बीच ये मौका मिला है हमारे लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए आई वुड रियली थैंक डॉक्टर यूसी पांडे सर, who is the regional director of this regional center, and also other staff, particularly Smriti ji, Anshuman ji, and almost all the entire team for taking up in a very positive way to see that हमारे learners को इस कोविड के टाइम पे भी ये सारा फैसिलिटेशन करना ये एक अपने में ही एक बड़ी बात है। और बहुत अच्छे से सर ने आपको समझाया है कि क्या बैकग्राउंड होता है। आपने अपने खुद की चॉइस से अपने प्रोग्राम चूज करके आए हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके जो कमिटमेंट है इस प्रोग्राम के प्रति, जिससे कि आप टाइम से इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें हम दोनों को एक कोलैबोरेशन के तरफ कोलैबोरेट करके हमें काम करना होगा, जिस वजह से आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो सर ने बहुत अलग-अलग जो फैसिलिटीज जो है इग्नो के लर्नर्स के लिए, जैसे ही स्टूडेंट्स एनरोल हो जाते हैं प्रोग्राम में और उनको क्या-क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके मतलब आपके डोर स्टेप में प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन कुछ एफर्ट्स आपको भी खुद करके उसको हासिल करना है। मैंने मैसेज में 3 एक तो मेरा ईमेल आईडी आपको फॉरवर्ड किया है, फिर इग्नो के वेबसाइट आपको हर हफ्ते कम से कम 1-2 बार उसको चेक करते रहना है। तीसरी, जब तक अभी एडमिशन्स चल रहा है और बट आपको अगर पढ़ाई शुरू करना है तो आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो ई ज्ञान कोश एक जो लिंक है मैंने वो भी शेयर किया है, आप उसमें क्लिक करेंगे तो उसको आप सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे ये मटेरियल्स जो सर बता रहे थे सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, वो सब अवेलेबल है। आप इसको आपके सहूलियत के अनुसार आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में या आपके जो कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, और इसको आप अपने समय के हिसाब से आप इसको you can go through these materials. तो इंडक्शन मीटिंग में ये जो एक ढांचा अभी हमें मिला हुआ है जिसमें रीजनल सेंटर के ऑफिसर्स हैं, हेडक्वार्टर से जैसे प्रोग्राम के तरफ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे अहम स्टूडेंट्स जो लर्नर्स हैं इस प्रोग्राम को जो किसी ना किसी वजह से या कारण से ये जो लिया हुआ है, इन सब की कोलैबोरेशन के माध्यम से ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हेलो एक आई एम इन अ सेशन, आई विल कॉल यू बैक लेटर, ओके, थैंक यू, आई एम सॉरी। जब हम ये सेशन कर रहे हैं तो एक लर्नर का ही कॉल था, तो ऐसे हम बेसिकली वर्किंग आवर्स में वी आर अवेलेबल। मैंने ईमेल आईडी भी शेयर किया है एंड आई विल आल्सो शेयर माय ऑफिस लैंडलाइन। तो जिनको जो भी जिस वक्त आपको जो भी डाउट्स है या जो भी इश्यूज आता है, आप बेहिचक आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं या व्हाट्सएप
भी कर सकते हैं, जैसे आपकी सहूलियत के अनुसार। और मैं ये मान के जा रहा हूँ कि आप ये प्रोग्राम चूज किए हैं तो इसके लिए कुछ वजह होगा। आपकी जो हमारा जो लर्नर्स की बैकग्राउंड या जो उनकी डेमोग्राफी देखते हैं कि पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम जो जितना हमने थोड़ा सा एनालिसिस करके देखा है, इसमें बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वेदर इट इज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और इन अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या बहुत सारे लोग जो हेल्थ रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग ये कोर्स लेना चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा ऐसा पेरेंट्स ये कोर्स लेते हैं क्योंकि जिनके एडोलेसेंट बच्चे हैं घर में, उनको वो अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं इस विषय को लेके, इसलिए वो लोग एक कोर्स में ज्वाइन किए हैं ताकि वो अपने बच्चों के लिए या वो ये विषय को कैसे सरल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स जो सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन जो 6 मंथ्स का कोर्स है, और इसी का डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, उसको डैफे बोलते हैं, वो 1 ईयर का प्रोग्राम है। मैं आपको क्लियरली बता दूंगा इसका क्या डिफरेंस है दोनों प्रोग्राम में। और अगर कोई कैफे करके वो डैफे करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा कोर्सेस ऐसा स्ट्रक्चर में है कि आप कैफे करके बाद में आप डैफे प्रोग्राम में आप एनरोल होके उसमें आपको सिर्फ 2 कोर्सेज कंप्लीट करेंगे तो आपको डैफे डिग्री मिल जाएंगे। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि कौन ये कोर्स प्रेफर कर रहे हैं और कौन इसको ऑप्ट किया है। मैं थोड़ा सा जो हमारा एनालिसिस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और वैसे भी आप लोगों ने ऑलरेडी ये कोर्स ज्वाइन किया है तो आपका भी कुछ ना कुछ वजह होगा कि ये कोर्स लेने से मेरा करियर में थोड़ा सा इसका बेहतर होगा, या मेरा नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए मैं ये ले रहा हूँ ये कोर्स, या मेरा कुछ स्किल्स इससे थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन हो सकता है। ये सब अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग ये कोर्स एक सॉल्यूशन की तरफ पेश आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि हेल्थ रिलेटेड फील्ड के बहुत सारे लोग ये कोर्स ऑप्ट करते हैं, वैसे ही स्कूल टीचर्स भी, बहुत सारे स्कूल टीचर्स भी ये कोर्स लेते हैं। इसके अलावा जो सोशल वर्क के प्रोग्राम्स कर रहे हैं बच्चे, जैसे BSW या MSW कोर्सेज, वो बच्चे भी कैफे और डैफे प्रोग्राम्स का में एनरोल कर लेते हैं साथ साथ में, और ये वो भी करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एक इश्यू है, HIV एड्स एक ऐसा एक इश्यू है, एक पब्लिक हेल्थ इश्यू है, जिससे जैसे हम आजकल एक पैंडेमिक सिचुएशन में जूझ रहे हैं, जैसे कोरोना जैसे एक पैंडेमिक सिचुएशन है, उसमें उसका कॉज रीजन वो अलग हो सकता है HIV एड्स में, लेकिन कुछ एरियाज है जैसे इंटरवेंशंस हो गया, स्ट्रैटेजीज हो गया, इसको कैसे इस पैंडेमिक को कर्टेल करना होता है, इसमें कुछ ना कुछ लेसन्स यहाँ से भी हम ले सकते हैं। और ये सब चीजें इस कोर्स में एक इस मॉड्यूल में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जब कैफे की बात करते हैं, दैट इज सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, इसमें इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मतलब एक कोर्स करने के बाद हमें क्या हासिल हो सकता है। एक तो नॉलेज आपका डेफिनेटली एनहांस हो जाएगा इस इश्यू पे। HIV एड्स एक पब्लिक हेल्थ इश्यू है, इस विषय के बारे में आपको बहुत जानकारी मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि बिहेवियर चेंज मॉडिफिकेशन, मतलब इस कोर्स में ऐसा भी स्किल्स के आपको एनहांस हो सकता है जिसमें आप कैसे
हम इस टाइप की सिचुएशन को हम जब बिहेवियर थ्रू बिहेवियर चेंज मॉडिफिकेशन कैसे हम इस एपिडेमिक को, HIV एड्स एपिडेमिक को हम एड्रेस कर सकते हैं, ये सिर्फ साइंटिफिक मेथड में नहीं बट ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, यही एक खासियत इस प्रोग्राम में, दैट इज इट टॉक्स अबाउट putting the emphasis also on the values, emphasizing on values, parenting and फैमिली एजुकेशन के बारे में भी बात किया गया है। तो ये एक यूनिक एस्पेक्ट है जो कहीं पे इस टाइप की मटेरियल्स मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा इस टाइप की मेडिकल इश्यूज को हम मेडिकल तौर पे रेमेडीज मिलता है, बट दिस particular issue has been dealt with a very from a social work perspective, और उसमें ये सारे components add हुआ है। मैं जब कोर्स के स्ट्रक्चर में जाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो let us now move to this course, this program, that is कैफे प्रोग्राम में कुल मिला के एक कैफे और डैफे प्रोग्राम में 6 कोर्सेस हैं। आपको इसके बारे में वेबसाइट में भी इंफॉर्मेशन है, और आप जब एडमिशन ले रहे होंगे उसमें वो जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर होगा उसमें भी आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है कि कैफे प्रोग्राम में 2 कंपल्सरी कोर्सेस हैं। वो दोनों कंपल्सरी कोर्सेस आपको करना ही है। वो 4 क्रेडिट का 2 कोर्सेस हैं। वो कोर्स कोड मैं बता देता हूँ, BFE 101, BFE 102। वो आप जब वो प्रोग्राम गाइड पढ़ेंगे या आप वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 6 कोर्सेस उसमें 2 कोर्सेस कंपल्सरी हैं, तो बचा है 4 कोर्सेस। वो 4 कोर्सेस जो हैं वो ऑप्शनल कोर्सेस बोलते हैं या इलेक्टिव कोर्सेस। उन 4 कोर्सेस में आपको सिर्फ 2 कोर्सेस आपको चूज करना है। वैसे वो ऑप्शनल कोर्सेस में वो कोर्स का टाइटल मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। वो एक है इलेक्टिव ऑन HIV एड्स, इलेक्टिव ऑन फैमिली एजुकेशन, अल्कोहल, ड्रग्स एंड HIV, और एक और कोर्स है कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग इन HIV एड्स। तो आपकी इंटरेस्ट के आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और किस वजह से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, वो वजह अगर ये कोर्सेस चूज करने में आपको मदद मिलता है, मतलब आपकी जो गोल या एम है वो अचीव होता है या लर्निंग आउटकम अचीव होता है, तो वैसे ही उस कोर्सेस को ही आप चूज करना चाहिए। तो ये ऑप्शन को आप केयरफुली आप यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अगर मैं एक स्कूल टीचर हूं या मैं स्कूल टीचर हूं तो मैं ऐसा कोर्स चूज कर सकते हैं। जैसे एक कोर्स ऑप्शनल कोर्स है अल्कोहल, ड्रग्स एंड HIV। इसमें आपको महेश सर 1 मिनट, मैं आपको बीच में थोड़ा सा, बोलिए। ये एक जो मिस्टर गणेश जाटव हैं, इन्होंने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है और वो अपने मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं। तो गणेश जाटव जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें। गणेश जाटव, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें। और अगर ये नहीं करते तो, या इनको लग रहा है कि इनसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्मृति गार्गव जी से आग्रह करूंगा कि वो इनको मीटिंग से बाहर कर दें। जी अच्छा जी, महेश जी प्लीज, आप प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। तो मैं ये बताना चाहता था कि आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि 4 कोर्सेस में 2 कोर्सेस आप चूज कर सकते हैं। तो आप इसमें बहुत सोच समझ के वो ऑप्शंस को आपको एक्सरसाइज करना है, जो आपके काम के रिलेटेड हैं या आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड, इंटरेस्ट एरिया को मैच करते हुए, या आप फ्यूचर में चाहते हैं कि इस एरिया में आप और स्टडी करना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं, तो ऐसा ही कोर्स आप चूज करें। और
ये है, और ये 6 महीने का कोर्स है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम। और इसमें आपको जैसे सर ने बताया था कि आपको समय-समय पे मतलब एक बार आपको मटेरियल्स मिल जाएँगे तो फिर आपको इसका असाइनमेंट्स भी अपलोड हो जाएगा। वो शायद अंशुमन जी बात करेंगे असाइनमेंट्स या उसके बारे में कि कैसे आपको एक्सेस कर सकते हैं, ये असाइनमेंट्स कहाँ से मिल सकता है, और उसको आप असाइनमेंट्स कैसे आपको बनाना होगा उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बताऊँगा, क्योंकि वो असाइनमेंट्स आपको सिर्फ मटेरियल से ऐसे के ऐसे उतारना नहीं है, बट आपको उस मटेरियल से एक प्रेरणा लेना है, उसमें से आप पॉइंट्स बना लीजिए और उसको अपने शब्दों में अच्छे से, और उसमें थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, या उसमें कुछ अपना समझ को एक अलग तरीके से बिना सिर्फ लिखित में नहीं, बट उसको एक एल्गोरिदम में या एक डायग्रामेटिक वे में या एक कुछ एक नए तरीके से अगर पेश करेंगे तो उससे बहुत जो भी वहाँ जो उसको इवैल्यूएट करते हैं असाइनमेंट्स को या टर्म एंड एग्जामिनेशन को, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स काफी हट के सोच के और उसको अपने माइंड को अप्लाई करके इसको लिखा है, तो उसको आपको उसके हिसाब से ग्रेडिंग भी अच्छा ग्रेड मिल सकता है। ये कैफे और डैफे एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है इसमें, जो ए से लेके ए बी सी डी डी ई आई थिंक यस, जो नॉट सेटिस्फैक्टरी हैं वो फेल हो जाते हैं, बट इस टाइप की ग्रेड किया जाता है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जैसे सर ने बताया था कि आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन का भी मौका मिलेगा जब आप स्टडी सेंटर में, जब स्टडी सेंटर पूरी तरह से खुल जाएंगे या जब स्टूडेंट्स जाना शुरू कर देंगे, तो तब वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेंगे। तो कैफे प्रोग्राम में 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, और ये ऑप्शंस जैसे मैंने बताया 2 कंपल्सरी कोर्सेज हैं आउट ऑफ 6, और बाकी 4 में आपको 2 चूज करना है। तो कुल मिला के एक कोर्स 4 क्रेडिट हैं, तो कुल मिला के आपको 16 क्रेडिट्स पूरा करना है। जैसे आपने 16 क्रेडिट्स के लिए आपने असाइनमेंट्स दे दिया और टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम दे दिया, तो आपको एग्जाम्स के बाद आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, तो आपको सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन का डिग्री मिल जाएंगे। अब आता है कि जो स्टूडेंट्स डैफे में एनरोल किए हैं, वो उनको ये 6 पेपर्स, सेम पेपर्स जो कैफे में ऑप्शन कैफे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही कोर्सेस डैफे में भी हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें 6 का 6 पेपर कंपलसरी होता है, तो इसमें कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट मतलब जो डैफे के स्टूडेंट्स हैं, उनको 6 कोर्सेस, उनको दे हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड दे हैव टू गिव द एग्जाम इन द एट द एंड। तो ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। और अब थोड़ा सा मैं कोर्स के स्ट्रक्चर में जाके थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये हर कोर्स में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर हो रहा है, तो इससे आपको भी पता चलेगा कि ये कितना वास्ट कवर हुआ है। और ये बहुत मेडिकल नहीं है, इसमें काफी सोशल साइंस एस्पेक्ट्स भी हैं, सोशल वर्क एस्पेक्ट्स भी हैं, साइकोलॉजी भी हैं, और बहुत सारा ये सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी इस पूरे एक पैकेज की तरफ बना के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, since it is a program on HIV AIDS and family education, तो HIV and AIDS के बारे में डेफिनेटली एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड HIV AIDS। उसमें करीब 5 यूनिट्स हैं। तो मैं बस ऐसे ही उसका टाइटल्स में पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। वो है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ, कंपोनेंट्स क्या है, एंड ये व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ HIV AIDS। इसमें HIV AIDS
के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है, मतलब जो गलत फहमी है या जो भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस किए हैं। और इस बीमारी के हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा इस ब्लॉक में कवर होता है। फिर आता है कि ये बीमारी कैसे फैलता है, HIV ट्रांसमिशन एंड टेस्टिंग इश्यूज, ये ब्लॉक 2 है इन द सेम कोर्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू HIV एड्स में। इसमें आपको HIV कैसे ट्रांसमिट होता है आप सबको पता है। अगर पता नहीं है तो ये प्रोग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा जब आप डिटेल में जाएंगे। इसमें हमने कोई भी साइंटिफिक बातें ही कहे हैं, और उसके साथ साथ हम ये जो HIV एड्स को कैसे सोशल वर्क पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, और उसको कैसे हम इस इश्यू को नॉर्मलाइज करते हुए इसको एकदम सेंसिटाइज, मतलब नॉर्मल तरीके से उसको देखते हैं। क्योंकि जब शुरुआत में काफी इसके प्रति स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भी अगर HIV एड्स से पीड़ित हैं तो लोग थोड़ा सा डरते थे, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे ऐसे आशंकाएं थे कि ये कैसे फैलता होगा, टच करने से फैलता है, खांसने से फैलता है। तो ये सारे इश्यूज को बहुत सरल तरीके से इसको एड्रेस किया गया है, और वैसे ही ये कैसे ट्रांसमिट होता है उसके बारे में दिया है। और इसके बाद टेस्टिंग कैसे इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये किस टाइप की टेस्ट होता है, क्या होता है, वो सारा इश्यूज डिस्कस किया है। उसके अलावा इसमें मॉरल इश्यूज जो टेस्टिंग में है वो भी डिस्कस हुआ है। क्योंकि देखिए, जब ये बीमारी जब भी सस्पेक्ट किया जाता है कि आपके लक्षण ऐसा है और आपकी बिहेवियर ऐसा था, या आपने कुछ समय पहले कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, या आप ऐसे कुछ हाई रिस्क बिहेवियर में आते हैं, तो किसी भी कारण से आपकी तबीयत खराब हो सकता है, और इसको पहचानने के लिए सर्टेन टेस्ट किया जाता है। और वो टेस्ट गवर्नमेंट सेंटर्स में और प्राइवेट सेंटर्स में भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेंटर्स में मुफ्त में दिया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट करने से पहले सबसे पहले काउंसलिंग दिया जाता है, जो भी मतलब किसी को भी काउंसलिंग दिया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग बोलते हैं, VCT कहते हैं इसको। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट विमेन है जो एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो ये HIV टेस्ट का भी एक मैंडेटरी होता है, इसलिए ताकि अगर पहले से पता चलता है कि अगर अगर मदर को ये इन्फेक्शन है, तो उसको कैसे हम ये इन्फेक्शन फर्दर बच्चे को ट्रांसमिट ना हो, उसके लिए जो मेजर्स लेना है वो हम टाइमली अगर पता चल जाता है तो हम ले सकते हैं, और जिस वजह से वो ट्रांसमिशन रेट बहुत इनसिग्निफिकेंट मतलब कम हो जाता है। तो ये सारे चीजें इस पर्टिकुलर कोर्स में हमें समझने को मिलेगा। सिमिलरली जब हम सेकंड कोर्स जो कोर्स है बेसिक्स ऑफ फैमिली एजुकेशन, इसमें ब्रॉडली एजुकेशन ऑन फैमिली, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी काफ़ी सारा है यहाँ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे है कि कैसे एक बच्चे से लेके अडल्ट और पूरा लाइफ साइकिल कैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वी हैव टॉक्ड इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लाइफ एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ होम, स्कूल, रिलीजन इन इम्पार्टिंग फैमिली लाइफ एजुकेशन, और कैसे पर्सनालिटी डेवलप हो सकता है in a family, and all these aspects इसको
हमारे कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमारे जो मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट में ये कंसेप्चुलाइज किया गया है, इसलिए ये हमारे लिए काफी रेलेवेंट होगा। और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा इसमें डिस्कस किया गया है, वो है सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन। इसमें हम रियल इश्यूज को डील किए हैं। इसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग मैन एंड वुमेन, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन इन and what is the role of home, school and media. All these aspects we have covered. उसके बाद in the growing up process of growing up में हम reproductive systems and functioning both male and female, इसके बारे में हमने साइंटिफिक वे में डिस्कस किया है। उसके अलावा देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, जो हम कहते हैं, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्ट एंड एल्डरली, इसके बारे में भी ये समझाया गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज an aspect in process of growing up, that is youth and their concerns. ये बहुत important एक aspect है जो आजकल जो बहुत सारा youth, because they are not being properly guided, counseled, or probably they are not oriented, they get into habits such as alcoholism, drugs, and also into high risk behavior, including putting themselves into risk. And ये मुझे मैं इसका इम्पोर्टेंस आप सब लोग जानते हैं। आप लोग हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जानते भी हैं कि आजकल ये सारे, एक शब्द आपको काफी बार न्यूज़ में सुना होगा, NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये क्या करता है आपको सबको पता है, और जो इश्यूज अभी सोसाइटी में हो रहा है वो भी आपको पता है। आप लोग सब लोग अच्छे से न्यूज़ तो देखते हैं, सुनते हैं, और रिसेंटली जो इश्यूज हो रहा है, तो इस इश्यूज को भी हम इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है कि क्यों ऐसे यूथ भटक जाते हैं, किस वजह से, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, ये सारा एस्पेक्ट्स काफी अच्छे से डील किया हुआ है। देन वी टॉक अबाउट there are other courses like elective on HIV/AIDS, elective on family education. तो उसमें बेसिकली डिटेल में बात किया गया है कि HIV/AIDS और विमेन, ये विमेन क्यों वल्नरेबल पॉपुलेशन माना जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HIV/AIDS, क्योंकि बहुत बार हमें पता चलता है कि विदाउट नोइंग many women, they get this infection and उनको पता ही नहीं चलता है, but when they go for this antenatal checkup and things, only then they realize that उनको ये infection हुआ है करके उनको पता चलता है जब टेस्ट होता है। तो this is a big, already वो एक प्रोसेस में वो काफी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बिकॉज एक माँ बनना बहुत ही एक स्ट्रेस, मतलब एक स्ट्रेसफुल जर्नी होता है। उसमें ये एडिशनल स्ट्रेस ऑफ हैविंग HIV इन्फेक्शन विल बी completely, it will shatter the life of the mother. So ये इस टाइप की सिचुएशन को कैसे उसको हैंडल करना है, एक यहाँ पे एक सोशल वर्कर, एक काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हर हॉस्पिटल्स में या हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है, जो काउंसलिंग करते हैं, और उनको काउंसलिंग करने के बाद उनको एक नॉर्मल सिचुएशन में लेके आके फिर उनको उनको डूज एंड डोंट्स बताया जाता है कि आप कैसे सेफ डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें
it is very it is all covered in this aspect. And there is also about suppose ठीक है, अगर कोई इन्फेक्ट हो गया है, फिर हम कैसे उसको क्या किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करें जिससे वो फर्दर ट्रांसमिशन नहीं हो, और उनको केयर एंड सपोर्ट कैसे दें, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है in the units like palliative care of HIV/AIDS infected, care of terminally ill, जो बहुत ही लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, जो कोई संभावना नहीं है, सब कुछ कर चुके हैं, बट बहुत, तो उनको भी कैसे हम केयर कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट्स भी हम इस कोर्स के दौरान हम सीख सकते हैं. फिर देयर इज ऑल्सो अबाउट द राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लॉ, HIV/AIDS एंड लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पे एक डेडिकेटेड ब्लॉक भी है. इसमें पीपल लिविंग विद HIV/AIDS, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी राइट्स क्या है, उनकी क्या लीगल प्रोटेक्शंस हैं, और उनकी ह्यूमन राइट्स इश्यूज क्या क्या है, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है. Then comes there are other issues when we talk about HIV/AIDS. We are also and family life education में, तो यहाँ पे we talk about marriage and family, marriage in India. There are different types of marriages. We are a very diverse society. हमारा अलग अलग तरीके होते हैं, हम अलग अलग मतलब we are a nation with we see unity in diversity kind of thing. काफ़ी हम एक जैसा नहीं है, बहुत हमारा सोच, हमारा तौर तरीका, हमारा रहन सहन सब कुछ अलग है, बट that should not be a kind of a hindrance, especially when we are dealing with say this kind of an issue of HIV/AIDS. तो ये सारा थोड़ा सा सेंसिटिव एंड क्रिटिकल इश्यूज को भी हमें इस कोर्स के दौरान हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल सकता है. Then we also talk about problems, major problems in marital life, that includes divorce, separation, and migration. There are also issues, legal issues involved in marriage, and very important, another important issue we will be discussing here is about the domestic violence, the power equations within marriage. तो ये सारा चीजें we have just touched upon all these aspects, जिससे कि how we will be we become, after going through this course or program, we become more sensitive towards these issues. ये सब जो एक जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक होलिस्टिक पैकेज है. इसमें HIV/AIDS के बारे में भी है, फैमिली एजुकेशन के बारे में भी है, कम्युनिकेशन के बारे में है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है, जिससे कि आपके नॉलेज के अलावा आपकी स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उस पे भी हमने फोकस किया है कि ऐसे इसको एनहांस किया जाएगा. देन वी कम टू another important block, that is alcohol, drugs and HIV. जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी जो इश्यूज हो रहा है सोसाइटी में, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है. यहाँ पे relevance of substance abuse and HIV/AIDS, commonly used drugs and target groups, the link between alcohol, drugs, STIs and its relevance in the present day context. मतलब जो NDPS एक्ट बोलते हैं, जिस वजह से आजकल काफ़ी सब जगह पे सबको पता चल रहा है कि NDPS एक्ट क्या होता है, जो द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. जो एजेंसी जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है वही है NCB, नेशनल NCB बोलते हैं उसको. एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंस. सो हमारा ये सारा इश्यूज इंटर रिलेटेड हैं, जिस वजह से फैमिलीज में, मैरिजेस में इश्यूज आते हैं, एंड which puts individual into vulnerable situations, and they
somehow get into this infection, HIV/AIDS. So this linkage, कैसे ये link होता है alcoholism and HIV/AIDS, drug abuse and HIV/AIDS, domestic violence and HIV/AIDS, and how are some of the vulnerable groups like women, they are vulnerable to this infection, how are children vulnerable to infection, and how are migrant population vulnerable to this infection. तो ये सारा issues हमें इस कोर्स के दौरान हमें एक आइडिया मिल सकता है. And finally, what this is a very important and a very ये पर्टिकुलर कोर्स मैं सजेस्ट करूंगा सबको मतलब चूज करने के लिए, क्योंकि ये एक सॉफ्ट स्किल है. दिस टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें कम्युनिकेशन कैसे एक रोल हो सकता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिससे हम HIV/AIDS को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी है, और इसी स्ट्रैटेजी को हम और भी पब्लिक हेल्थ इश्यूज पे हम लागू कर सकते हैं. शायद उसका थोड़ा सा 19-20 का हम स्ट्रैटेजीज वेरी हो सकता है, बट जो कंपोनेंट है वो एज सच इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पब्लिक हेल्थ इश्यूज आल्सो. तो here we talk about traditional and modern media of communication, types and process of communication, interpersonal, group and mass communication, and use of media for HIV/AIDS prevention and promotion of family education. So when we ये mass media आजकल तो we know that how social media, how mass media से कैसे हम crowd funding कर सकते हैं. बहुत सारा रिक्वेस्ट आपको भी मैसेजेस आता होगा व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में कि किसी को ये तकलीफ है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा रिसोर्सेस हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों को ऐसे इस टाइप की कम्युनिकेशन से भी उनको अपना जो राशि मिलना चाहिए, मतलब जिस वजह से उनकी ट्रीटमेंट कहीं हो नहीं पा रहा है या एक्सपेंसिव पड़ रहा है या उनका आउट ऑफ रीच है, वो लोग उनको भी एक रास्ता मिल गया इस तरफ के कम्युनिकेशन के वजह से, जिससे उनका जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से उनके जो रिसोर्सेस है वो मीट होके बहुत सारे लोगों को अपनी जान बचाने का एक मौका भी मिला है. तो कुल मिला के दिस इज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी contextualized kind of a program. आप इसको lightly मत लीजिएगा, ये तो हर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, बट ये कोर्स करने से आप इसी HIV/AIDS की ही नहीं बट बाकी सारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज को भी इस कोर्स के जो सीख है वी कैन ट्राई एंड एक्सट्रापोलेट एंड उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं. ये मेरा एक सबमिशन है. बाकी ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, और जैसे सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, आपको ये यहाँ इस कोर्स के बारे में जितना मैंने शेयर किया है ये सारा कुछ अवेलेबल है वेबसाइट में, और दिस यू कैन फाइंड इट फ्रॉम प्रोग्राम गाइड. आपको मैंने जो मैसेज में ये लिंक भेजा आई हैव सेंट यू द लिंक्स. उसमें मेरा ईमेल आईडी है, दूसरा इग्नो का वेबसाइट का लिंक है, और तीसरा ज्ञान कोश का लिंक भी मैंने शेयर किया है. उसी में आपको सारा मटेरियल्स भी मिलेंगे और वहां पे प्रोग्राम गाइड का भी सॉफ्ट कॉपी है. पहले उसको आप डाउनलोड करके उसको पूरे A to Z आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोग्राम गाइड. अगर आप प्रोग्राम गाइड को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको इस प्रोग्राम में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया. आई थिंक आई विल स्टॉप हियर एंड आई वुड like to take questions from our learners. डॉक्टर स्मृति गार्ग आगे का इसको कोऑर्डिनेट सर.
सर चूंकि हम लोग यहाँ पे लर्नर्स कम हैं और काफ़ी सारी बातें आपने और महेश सर ने कवर की हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें जो है स्टडी मटेरियल और इसके बारे में बात करें, एग्जाम्स और असाइनमेंट, या फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन पर आ जाएं, जिससे आपकी अनुमति हो सर। सर अच्छा, मुझे मैं डायरेक्टर सर से पूछ रही थी कि हम लोग आगे इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन लें, क्योंकि या फिर हमारे साथ में एकेडमिक्स हैं जो स्पेशली एग्जाम्स और असाइनमेंट्स इनके बारे में अच्छे से और डिटेल्स दे सकते हैं अगर चाहें तो मैं हमारे साथ डॉक्टर कुमुद वर्मा हैं, डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय हैं, डॉक्टर सुभाष रंजन नायक हैं। तो जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर नायक एक शॉर्ट में थोड़ा सा एक आइडिया दे दें लर्नर्स को। मैम मैं अभी वाइवा में हूँ बी। अच्छा, ओके सर, ओके सर, काइंडली आप उसको ठीक सर, ठीक है। तो सर हमारे साथ डॉक्टर कुमुद वर्मा है। कुमुद वर्मा मैम जी स्मृति, अगर आप यहाँ थोड़ा सा असाइनमेंट्स के बारे, प्रिपरेशन और सबमिशन के बारे में कुछ टिप्स देना चाहें तो प्लीज मैम बताइए। थैंक यू सो वेरी मच स्मृति। थैंक यू प्रोफेसर मनीष and regional directors are also for making a very elaborate presentation about the program. सभी लर्नर्स का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने दो एक्सपर्ट्स से गाइडेंस अभी सुनी है, ली है। रीजनल डायरेक्टर सर ने आपको बहुत सारे एडिशनल रिसोर्सेज जो आपको आने वाले टाइम पर हेल्प करेंगे टू कंप्लीट योर प्रोग्राम सक्सेसफुली, उनके बारे में बताया, चाहे वो ज्ञान दर्शन हो चाहे ज्ञान वाला हो। महेश सर ने आपको पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है। स्ट्रक्चर, प्रोग्राम, कौन कौन से पेपर्स हैं, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। मैं बहुत विस्तार में आपको नहीं बताऊंगी, बहुत ब्रीफ में आपको, क्योंकि असाइनमेंट्स जैसे सर ने बताया था, रीजनल डायरेक्टर सर ने आपको बताया था कि असाइनमेंट आपको करना है। सत्रीय कार्य आपके प्रोग्राम का एक कंपल्सरी कंपोनेंट है। और जो हम लोग की एक्सपीरियंस रही है रीजनल सेंटर में, वो जो फीडबैक आती है लर्नर से, वो बेसिकली असाइनमेंट से रिलेटेड काफ़ी आती है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो जाता है, लर्नर्स क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देते हैं, काउंसलिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, बट समहाउ ये जानकारी कुछ लर्नर्स से कहीं ना कहीं रह जाती है कि असाइनमेंट या सत्रीय कार्य कंपल्सरी अनिवार्य घटक है आपके प्रोग्राम का, जिसे आपको करना है और जमा करना है। तो बेसिक जो क्वेश्चंस हम लोगों के पास आते हैं, और आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी अभी आ रहे होंगे कि ये असाइनमेंट क्या है, कहाँ से लेना है, कैसे करना है, कब जमा करना है, कहाँ जमा करना है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने महेश सर को सुना है तो सर ने उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या एक शुरुआती जो एक परिचय है असाइनमेंट्स का, वो अपने डिस्कोर्स में आपको दिया था कि असाइनमेंट आपको करना है और ये आपको अपनी समझ से करना है। कोर्स का मटेरियल जो आप लोगों के पास आ चुका है या आ रहा होगा, उसको पढ़ के करना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सर ने आपको प्रोग्राम के बारे में जब बताया था, तो सर ने आपको बताया था कि इसमें 4 पेपर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें 2 पेपर्स कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं, और 2 पेपर्स आपके ऑप्शनल हैं, जो आप आउट ऑफ 4 में से 2 लेंगे। तो बेसिकली आपका जो CAFE का प्रोग्राम है, उसमें आपके 4 पेपर्स होंगे, जिनको इग्नू की भाषा में या इग्नू के नॉमेनक्लेचर में हम लोग कोर्स बुलाते हैं। CAFE आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपके 4 कोर्सेज होंगे, 4 पेपर्स होंगे, जिसमें से 2 कंपलसरी होंगे और 2 आपने चूज किए होंगे, आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं। हर पेपर पर, हर कोर्स पर एक असाइनमेंट यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, जिसका रिस्पॉन्स लिखना, जिसका उत्तर लिखना अनिवार्य है। न सिर्फ अनिवार्य उत्तर लिखना है, अपितु उस उत्तर को आपको जमा करना भी अनिवार्य है।
तो ये दो जो बेसिक बुनियादी क्वेश्चन से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि असाइनमेंट क्या है, आपको कहाँ से मिलेगा और कहाँ जमा करना है और कब जमा करना है। तो बेसिकली हर कोर्स पर, हर पेपर पर एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। तो पहला काम आप लोगों को ये करना है, आज की मीटिंग खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने को फेमिलियराइज कर लेना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट जो आपकी आने वाले 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में, जिस प्रकार से आप अपना प्रोग्राम बेसिक करते हैं या जितने समय तक आप यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं, आने वाले टाइम में जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो आपका एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स रहेगा। बेसिक जानकारी, चाहे कैलेंडर हो, कब कौन सी चीज जमा करनी है, कहाँ जमा करनी है, मटेरियल, असाइनमेंट। रीजनल एडिटर सर ने आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताया कि पुराने कितने सालों के एग्जाम से क्वेश्चन पेपर्स भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में है। ज्ञानधारा का शेड्यूल, या बहुत सारी और चीजें जो है वो आपको इग्नू की वेबसाइट में मिलेगा। तो पहला रिक्वेस्ट, पहला निवेदन, पहला एडवाइस हम लोग आपको ये देंगे when we are talking about the assignment thing, कि आप इग्नू की वेबसाइट से अपने को जरूर फेमिलियराइज कर लें। इग्नू की वेबसाइट आप लोगों को मालूम है, मैं रिपीट कर देती हूँ एट द रिस्क ऑफ रिपीटिशन। दिस इज www.ignu.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो होम पेज पर ये देखेंगे, एक ऊपर मेन्यू बार में स्टूडेंट जोन करके एक लिंक आपको दिखेगा। ये लिंक आपका अपना लिंक है, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड, आपके टर्म एंड एग्जाम के रिजल्ट से रिलेटेड, ग्रेड कार्ड, कंप्लीट ग्रेड कार्ड से रिलेटेड सारे आपको सब लिंक्स इस लिंक में मिल जाएंगे। आपको यही लिंक खोलना है। अभी चर्चा के बाद में आप चैट बॉक्स में जहाँ CFE के असाइनमेंट है उसका लिंक पोस्ट भी कर दूंगी, आप लोग वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, अन्यथा इग्नू की वेबसाइट पे विजिट करके लिंक पोस्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट जोन में आप जाएंगे, डाउनलोड्स देखेंगे, डाउनलोड्स में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। उसमें सब असाइनमेंट या सत्रीय कार्य सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप वो सेलेक्ट करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें इग्नू के तमाम प्रोग्राम्स के सत्रीय कार्य अपलोडेड हैं। आपको आपकी प्रोग्राम चूज करनी है, क्योंकि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आप पाएंगे कि इस पेज में जहाँ पर सत्रीय कार्य अपलोड है, ये लेवल वाइज यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट से सत्रीय कार्य अपलोड किए हैं। आपका लेवल क्योंकि सर्टिफिकेट लेवल है, आप सर्टिफिकेट लेवल पे जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के जितने सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं वो सभी प्रोग्राम्स वहाँ पे मौजूद हैं और असाइनमेंट के लिंक्स वहाँ पर मौजूद हैं। आप आपकी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में यूनिवर्सिटी एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज करती है, तो आप इस प्रक्रिया से भी आपको फेमिलियराइज कर लें। आपकी जो प्रोग्राम की छोटा फॉर्म है, एक्रोनिम है, वो CAFE है। आप उस लिंक में CAFE को सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप खोलेंगे तो पुराने कितने सत्रों के असाइनमेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको पहला जो मूलभूत प्रश्न आपके दिमाग में जहन में आएगा वो ये आएगा कि आपको कौन सा असाइनमेंट डाउनलोड करना है। तो चूंकि आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है और यूनिवर्सिटी के रूल्स के अनुसार आपको करंट ईयर का असाइनमेंट जमा करना होता है, तो आप वो असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे जो जुलाई 2021 के लर्नर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है। वो आप डाउनलोड कर लेंगे। जिस भी सिस्टम पे आप काम करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, डेस्कटॉप में करते हैं, एक फोल्डर बना लेंगे, उसको डाउनलोड करके वहाँ रख लेंगे। आने वाले टाइम पे जब भी आप असाइनमेंट लिखेंगे, आप ये मान के चलिए 4 कोर्सेज हैं, 4 पेपर्स हैं, तो आपको 4 असाइनमेंट्स लिखने हैं। ये 4 असाइनमेंट्स आप कॉपी करके नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सिटी ये मान के चलिए कि आप इग्नू के लर्नर है तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर है, आपके पास जो अध्ययन सामग्री यूनिवर्सिटी ने दी है उसको पढ़ने के बाद आप रिस्पॉन्स लिखेंगे, तो असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज को लिखने में आपको समय लगेगा। तो जब असाइनमेंट से अपने को फेमिलियराइज कर लीजिए, असाइनमेंट्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या कंटेंट पूछा है वो देख लीजिए, किस ब्लॉक से हर कोर्स में, हर पेपर में आप देखेंगे आपके पास 3 से 4 पुस्तिकाएं छोटी छोटी आपको मिलेंगी। कौन से कोर्सेज से आपका एक क्वेश्चन रिलेटेड है, उस कोर्स को, उस ब्लॉक को आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें। जो आपके प्रश्न आपके जहन में आ रहे हैं वो साइड में नोट करें, चाहे आप पेपर में नोट करें, चाहे कॉपी में नोट करें। अगर आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है तो आप देखेंगे मटेरियल के साथ में यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। वो इसीलिए दिया हुआ है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप उनको नोट कर लेते हैं।
या प्रश्न नोट कर लीजिए। जब भी आपकी काउंसलिंग क्लास होती है, सेशन होती है, चाहे वो फेस टू फेस मोड पे हो या ऑनलाइन मोड पर हो, ये प्रश्न आप अपने एकेडमिक काउंसलर जो ट्यूटर हैं आपके, जो आपको कोर्स के बारे में, पेपर के बारे में, जो भी कंटेंट है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाना वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है, हम लोग ये बार बार अपने लर्नर्स को रिपीट करते हैं। आप सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर हैं। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपको टीचर इन द फॉर्म ऑफ कोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर चुकी है, तो पढ़ाई आपको स्वतः करनी है। ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम वर्ड यूज फ्रेज यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इससे पढ़ाई करेंगे और जो भी आपके प्रश्न, जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे। तो काउंसलिंग सेशन में we expect you to discuss those questions that have popped up while you have been going through the study material. तो ये बेसिक आपको थंब रूल याद करना है टू बी सक्सेसफुल लर्नर विद इग्नोर। कंटेंट को पढ़ने के बाद, अपने प्रश्नों के समाधान लेने के बाद फिर आप अपना रिस्पॉन्स लिखना शुरू करेंगे। एक प्रश्न जो नॉर्मली हम लोग के पास बार बार लर्नर्स पूछते हैं कि क्या टाइप रिस्पॉन्स चलता है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो जैसा सर ने भी आपको बताया था, आपको अपनी समझ से इसका उत्तर लिखना है और अपने हाथ से लिखना है। We accept only the handwritten responses unless and until there is a medical condition जिसके लिए यूनिवर्सिटी will be needing some kind of medical certificate from you। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि आपको अपने हाथ से, अपनी समझ से असाइनमेंट की रिस्पॉन्स लिखनी है। कुछ और गाइडलाइंस है असाइनमेंट लिखने के बारे में कि आपको कैसे पेपर यूज करने हैं, किस कलर का पेन लेना है, क्या क्वेश्चन पेपर अटैच करना है या आंसर में ही क्वेश्चन लिखना काफी होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो असाइनमेंट रिस्पॉन्स लिखने के साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ प्रश्न हम अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ प्रश्नों के समाधान अभी जब ओपन सेशन होगा आप लोग प्रश्न पूछेंगे तब रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न हो सकता है फिर भी रहे। तो इसके लिए हम लोग अपने लर्नर्स को एडवाइस करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम का मटेरियल है, जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तिका है जिसको मार्गदर्शिका या प्रोग्राम गाइड कहा जाता है। आप लोग आज की मीटिंग खत्म होने के बाद जब भी आपको समय मिले ये प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो मैं आपको भी बता रही हूँ ये प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, ये बेसिक जो गाइडलाइंस जो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन आने वाले टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, ये पूरे गाइडलाइंस आपको इस प्रोग्राम गाइड में मिल जाएंगे। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको नॉर्मली यूनिवर्सिटी आपको इस तरह का कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं देती है अपार्ट फ्रॉम द क्वालिटी की आप कहीं से कॉपी नहीं करेंगे असाइनमेंट, कहीं से खरीदेंगे नहीं असाइनमेंट, अपनी समझ से खरीदे असाइनमेंट की रिस्पॉन्स लिखेंगे। ये कंडीशंस के अलावा जो आप प्रेजेंटेशन है उसमें यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबल रहती है। आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली गाइडलाइन में आपको लिखा होगा फूल्स के पेपर लेना है, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी रूल पेपर ले सकते हैं, A4 साइज का पेपर ले सकते हैं, रजिस्टर्स के बीच के पेज ले सकते हैं। इट इज टोटली एज पर द फिजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देती हूँ। जैसा आपको सुविधा हो आप उस प्रकार से साफ सुथरा नीट एंड क्लीन पेपर में अपने हाथ से असाइनमेंट का रिस्पॉन्स लिखेंगे। पेन आप ब्लू पेन यूज, ब्लू कलर की पेन यूज करना चाहे ब्लू कलर की यूज कीजिए, ब्लैक कलर की यूज करना चाहे ब्लैक कलर की यूज कीजिए। नॉर्मली ये दो कलर्स होते हैं जिनमें हम लोग अपने असाइनमेंट रिस्पॉन्सेस लिखना बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है इन ये दो कलर्स में असाइनमेंट के रिस्पॉन्सेस लिखने का। असाइनमेंट के रिस्पॉन्सेस लिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो असाइनमेंट आपने लिखा है उसके नंबर आपको ही मिले। आपका जो ग्रेड कार्ड या जो एकेडमिक क्रेडिट का अकाउंट है यूनिवर्सिटी में, आपके नंबर उस अकाउंट में सही टाइम पर सही तरीके से क्रेडिट हो जाए। इसके लिए बहुत बड़ी कंडीशन है कि जब आप अपना असाइनमेंट रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे तो यूनिवर्सिटी ने आपको जो भी आपकी यूनिक आइडेंटिटी आपको दी है उसको करेक्टली मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको आपके नाम से नहीं पहचानेगी। एज फार एज सबमिशन ऑफ एक्टिविटीज आर कंसर्न, यूनिवर्सिटी आपको आपके एनरोलमेंट नंबर से पहचानेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे है और नेम वुड नॉट हेल्प। आपकी एनरोलमेंट नंबर जो आपको आपके एडमिशन की कंफर्मेशन के बाद मिली है, वो नामांकन आपको सही मेंशन करना है आपकी असाइनमेंट रिस्पॉन्स में,
और ना सिर्फ असाइनमेंट रिस्पॉन्स में, आप यूनिवर्सिटी को जो भी अपनी एक्टिविटी सबमिट करते हैं, यूनिवर्सिटी को जो भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं, उसमें आपके नाम से ज़्यादा ज़रूरी आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है। तो आप अपनी एनरोलमेंट नंबर करेक्टली मेंशन करेंगे, आपका नाम होगा, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, और ये आपके असाइनमेंट रिस्पॉन्स का पहला पन्ना बनेगा। इस पहले पन्ने में, जिसमें आपकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं along with mentioning or carrying your correct enrollment number, this would make the first page of your assignment response. सेकंड में आप अपना जो असाइनमेंट क्वेश्चन आपने डाउनलोड किया है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो साथ में लगा दीजिएगा, एंड देन यू विल बी राइटिंग योर असाइनमेंट रिस्पॉन्स। आपके जो पेजेस हैं जिस पर आपने असाइनमेंट रिस्पॉन्स लिखा है उसको आप सिक्योरली टाई करेंगे, चाहे आप उसमें टैग लगाएं, चाहे स्टेपल करें, चाहे प्लास्टिक के फाइल कवर में लगाएं। बेसिक थिंग ये है कि आपके पेजेस लूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये असाइनमेंट जब आपके स्टडी सेंटर में जाएगा तो आगे आपके एकेडमिक काउंसलर्स को इवैल्यूएट करने के लिए आपका सेंटर भेजेगा। तो वो रास्ते में आपके पेजेस खोए नहीं और आपने जो मेहनत करी है वो बरकरार रहे, वो आपके एकेडमिक काउंसलर जो आपको इवैल्यूएट करेंगे और ग्रेडिंग देंगे उन तक सही सलामत पहुंच जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आपकी जो असाइनमेंट रिस्पॉन्स है उसको अच्छे से सिक्योर टाई करके बांध के जमा करें। क्योंकि आप 4 असाइनमेंट जमा करेंगे, 4 पेपर्स, हर पेपर पर एक असाइनमेंट, ये चारों असाइनमेंट आपको एक साथ नहीं बांधने हैं। हर कोर्स का असाइनमेंट अलग है, उसको आपको सेपरेटली जमा करना है, अलग जमा करना है। तो आप 4 बंडल्स या 4 कॉपीज या 4 रजिस्टर्स या 4 बंचेस आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट करेंगे एज पर द कैलेंडर। ये तो हो गया असाइनमेंट लिखने के बाद। कहाँ जमा करना है? अभी जैसे मैंने बताया, आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है, आपको अपने स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट जमा करना है। वो आप इन पर्सन जमा कर सकते हैं, आप जब जा रहे हैं तो उनके जो स्टडी सेंटर के जो भी फंक्शनल आवर्स हैं उस पर आप असाइनमेंट के रिस्पॉन्स जमा कर देंगे। आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। दोनों स्थिति में, दोनों सूरतों में एडवाइजेबल है कि आपने जो असाइनमेंट लिखा है उसकी कॉपी आप अपने पास रिटेन कर रखें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सिस्टम बहुत बड़ा है, कई बारी रास्ते में असाइनमेंट खो सकता है, अगर आप डाक से भेज रहे हैं तो हो सकता है आपके स्टडी सेंटर तक ना पहुंचे। तो उस स्थिति में जो आपने फोटो कॉपी रिटेन करके रखी है वो आपको मदद करेगी, क्योंकि उस स्थिति में आप फोटो कॉपी दोबारा जमा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको असाइनमेंट कब जमा करना है? चूंकि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लर्नर्स हैं और जुलाई 2021 में आपने एडमिशन लिया है, अमूमन आप जो एग्ज़ाम देंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मिनिमम जो ड्यूरेशन है 6 माह का प्रोग्राम है, तो जुलाई 2021 की जो एग्ज़ाम होगी वो दिसंबर 2021 में होगी। मंथ एक्चुअल कंडक्ट जो भी रहे, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद साइकिल्स थोड़ी सी डिफर हुई है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बहुत सारी चीज़ें, कैलेंडर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुआ है, डेट्स थोड़ी एक्सटेंडेड हुई है। तो जो भी, जब भी आपका दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम हो, उसके बारे में मेरे कलीग डॉक्टर अंशुमन भी आपको विस्तार से बताएंगे। जब भी एग्ज़ाम हो, आप जो असाइनमेंट जमा कर रहे हैं वो आपकी दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम के लिए जमा कर रहे हैं। अब असाइनमेंट के साथ मैंने एग्ज़ाम का जिक्र किया तो जाहिर है उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार आप तब तक एग्ज़ाम नहीं दे सकते जब तक आपने असाइनमेंट जमा ना किया हो। इसका मतलब ये है कि जिस भी पेपर का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फाइनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपने उस पेपर का असाइनमेंट जमा किया हो। तो ये आप जान के रखिएगा। आज की तारीख में जो लास्ट डेट है दिसंबर के एग्जामिनेशन की, वो 31 अक्टूबर है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नज़र रखिए, अगर कैलेंडर चेंज होता है, शेड्यूल चेंज होता है, डेट्स चेंज होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, तो वो जानकारी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगी। तो कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग, आपको जब तक आप यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि अभी भी कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसकी एडेप्टेशन अभी भी हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं, चेंजेस, वो उसकी इफेक्ट पूरी 100% नहीं गई है, तो साइकिल्स अभी भी थोड़ी मॉडिफाइड हैं, थोड़ी सी चेंज्ड हैं। तो ये चेंज्ड कैलेंडर के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रेगुलर नज़र रखनी है। नाउ लास्ट थिंग, आपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया, आपने असाइनमेंट लिख लिया, आपने असाइनमेंट जमा कर लिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो असाइनमेंट लिखा है, जो जमा किया है, उसका क्रेडिट आपके ग्रेड कार्ड पर
या जो भी आपका एकेडमिक क्रेडिट का अकाउंट यूनिवर्सिटी में मेंटेन करती हो उसमें आ गया है। तो आप ये मान के चलेगा, चूंकि आप जो भी असाइनमेंट जमा कर रहे हैं वो दिसंबर की एग्जाम के साथ कर रहे हैं, दिसंबर की एग्जाम देने की पात्रता प्राप्त करने के लिए असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, तो इसकी जो रिजल्ट है, जो ग्रेडिंग है, जो आपका ग्रेड कार्ड अपडेट होगा वो दिसंबर के टर्म एंड एग्जाम के रिजल्ट के साथ होगा। तो मैं आपको मोटा मोटा सा एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आप दिसंबर के एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, चाहे आप 31 अक्टूबर में करें या इन केस ऑफ एनी चेंज इन द सबमिशन साइकिल आप उसके बाद करें, आपकी जो रिजल्ट अपडेट होगी दैट वुड बी समवेयर अराउंड February 2022। तो फरवरी 2022 के आसपास हम ये मान के अगर चलें कि आपका दिसंबर का एग्जाम का रिजल्ट भी अपडेट होगा, तो वो टाइम रहेगा आपको आपकी ग्रेड कार्ड चेक करने का, और किसी प्रकार की भी एनोमली हो, कोई किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी हो कि असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़े या कुछ और दिक्कत हो, तो वो टाइम रहेगा जब आप रीजनल सेंटर को along with your registration details और सबमिशन डिटेल्स, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, प्रोग्राम और कोर्स जिसमें दिक्कत है, और सबमिशन डिटेल आपने कब असाइनमेंट जमा किया, कहाँ जमा किया और कैसे जमा किया, और अगर आपने बाय हैंड जमा किया है तो स्टडी सेंटर से आपको रिसीविंग मिलेगा, अगर आपने बाय पोस्ट जमा किया है तो हम ये मान के चल रहे हैं आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे तो उसकी रिसीट होगी। तो ये जो भी सबमिशन डिटेल्स अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप कॉन्टैक्ट करेंगे रीजनल सेंटर को, बट only after February 2022. So this is what I had to say about the assignment component of your program. I hope I have been able to address some of the issues or questions that might have been popping in your mind, and I wish all of you the very best for your academic journey, and we will be keeping in touch क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोगों की आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, and over to स्मृति। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही टू द पॉइंट, क्योंकि असाइनमेंट्स में बहुत क्वेरीज होती है लर्नर्स की, वो बहुत अच्छे से उन सभी क्वेरीज को, जो आने वाली क्वेरीज है उनके बारे में डिटेल्स दिए हैं। और चूंकि लर्नर्स कम है, लेकिन मैं ये ट्राई करूंगी कि ये जो हमने इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, इनका जो वीडियो है ये यूट्यूब पे डाल के और फिर लिंक भेज दें, ताकि जो लर्नर्स नहीं देख पाए वो भी ये चीज़ें देख पाएँ और आगे अपनी कार्यवाही जो उनके असाइनमेंट से रिलेटेड और आगे जो स्टडीज से रिलेटेड है उसे पूरा कर सके। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय अगर अवेलेबल है हमारे साथ। हाँ सर, डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय सर प्लीज एग्जाम्स के बारे में शॉर्ट में कुछ बताइए हमारे लर्नर्स को, जो उनकी बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स कम हैं, लेकिन हम लोग इसको डालेंगे YouTube चैनल पर जिससे बहुत सारे लोग शेयर किया जा सके। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में, जो लर्नर्स हैं सर वो ऐसे एरियाज से हैं जहाँ पे इंटरनेट हर समय नहीं होता, या उनके पास कभी-कभी नेट होगा तो जी ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास दो तरह के लर्नर्स हैं। जो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हैं जिनका जुलाई 2021 में एडमिशन हुआ था कैफे में, जिनको एग्जाम दिसंबर में देना, दिसंबर 2021 में देना है। एग्जाम्स का जो नाम है वो दिसंबर 2021 होगा, लेकिन वो अभी उसके जो नई तिथियां हैं वो घोषित नहीं है, ये नीतिगत फैसला है और मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिशीघ्र इन तिथियों को घोषित किया जाएगा। और जो डेफिक स्टूडेंट्स उनको एक वर्ष में यानी जून 2022 का परीक्षा देना होगा, जिसकी तिथियां जो है जनवरी के बाद या फरवरी या मार्च में घोषित की जाएगी। तो परीक्षा देने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा फॉर्म भरना है और वो भी ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन का एक लिंक होता है जो कि चैट बॉक्स में आपको शेयर किया जाएगा। जब आप उस लिंक जहां पर आपने एडमिशन लिया रजिस्टर ऑनलाइन, उसी में आप जाएंगे तो नीचे टर्म एंड एग्जाम्स भी है और उस टर्म एंड एग्जाम्स में जाकर आप अपने आपको एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको 200 रुपया प्रति जो आपके विषय है, जो कोर्स है, उसके हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। और इस तरह से अगर तीन कोर्सेज हैं तो आपको 600 और अगर 4 है तो आपको 800 रुपए शुल्क जमा करना पड़ेगा। शुल्क ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा और जब एक बार आप परीक्षा फॉर्म भर देंगे तो परीक्षावार तरीके से परीक्षा फॉर्म भरना है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र दिसंबर की जो परीक्षा का फॉर्म है वो उपलब्ध होगा। अभी आज तक कभी आया नहीं,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि अति शीघ्र वो उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही लिंक आएगा हम लोग विभिन्न माध्यमों से लोगों को बताएंगे, लेकिन जो आज का पूरा सार है उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि आपको बार बार इग्नू की वेबसाइट देखनी है, चाहे वो प्रोग्राम गाइड हो, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे असाइनमेंट्स हो। तो हम सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि कम से कम अगर संभव हो तो हफ्ते में एक बार, अगर संभव ना हो तो 15 दिन में एक बार अवश्य से इग्नू का वेबसाइट देखें। और जो भी यहाँ से मेल जा रहा है या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज आ रहा है इग्नू की तरफ से, तो आप उसको अवश्य से देखें। इसके बाद की जो मैं बात बता रहा हूँ, जो डेफे के स्टूडेंट्स हैं उनको में फॉर्म जमा करना होगा, और ये मार्च में जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आप का जून 2022 में एग्जाम्स होगा। जून की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन वो परीक्षा जो है इस तरह से जो हम लोग बात कर रही है परीक्षा फॉर्म भरने का, परीक्षा का जो स्थान है वो विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित किया जाता है, और आप कहीं पर भी परीक्षाएं आप दे सकते हैं। परीक्षा जो है आप जो भी आपका निकटतम परीक्षा केंद्र होगा वहां पर आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद जब परीक्षा की हम बात हो गई, उसके बाद जैसा सर ने बताया था कि परीक्षा के में कैसे प्रश्न पत्र आते हैं, वो उसके देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखना पड़ेगा, और इस प्रश्न पत्रों के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देखें और पुराने साल के प्रश्न पत्र देखें। अगर आप उनको ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इग्नू में किसी भी तरह का रेपिटेशन नहीं होता। लेकिन अगर उन प्रश्न पत्रों को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा विषय वस्तु महत्वपूर्ण है और उसमें आपको कितना समय आपको देना है। तो इस तरह से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लेंगे, और जब आप फॉर्म भरेंगे फिर परीक्षा के कम से कम 10 से 15 दिन पूर्व आपको इग्नू की वेबसाइट पे एक हॉल टिकट आता है। उस हॉल टिकट को आप डाउनलोड करके आप परीक्षा हॉल टिकट प्लस अपना एडमिट कार्ड लेकर के आप जा सकते हैं। अपना इग्नू का आई कार्ड लेके आप वहां पर एग्जाम सेंटर पर जा सकते हैं और एग्जाम्स देंगे। एग्जाम्स देने के तत्पश्चात लगभग 45 दिनों के अंदर आपका परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाता है। जैसा कि महेश सर ने बताया कि कैफे एंड डेफे में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग के अनुसार मिनिमम आपको ग्रेड्स पाने होते हैं, और जो थ्योरी में आपके ग्रेड्स होते हैं उनके 70%, और जो असाइनमेंट्स के ग्रेड है जिसके बारे में भी डॉक्टर कुमुद मैम बता रही थी, वो उनका 30% वेटेज होता है। तो दोनों में आपको इंडिविजुअली और दोनों में मिलाकर आपको पास होना पड़ता है, और आपको मिनिमम ग्रेड्स एज पर द प्रोग्राम गाइड आपको प्राप्त करना होता है। जब ये सब प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो जो आपके मार्कशीट है और उसके साथ एक प्रोविजनल डिग्री आपके घर पर आ जाती है, आपके पते पर डाक द्वारा इग्नू नई दिल्ली द्वारा भेजा जाता है। एक बात मैं और बहुत संक्षिप्तता से बताना चाहूंगा कि आप जैसा कि आप सभी लोग को अभी एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा या मिल गया होगा, तो आप उस एनरोलमेंट नंबर से आप अपना एड्रेस, अपना नाम जरूर से इग्नू की वेबसाइट पर जाके चेक कर लें रजिस्ट्रेशन स्टेटस में, और यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें जिससे इसमें सुधार किया सके। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे हमारे पास खासतौर से इस लॉकडाउन में ये परेशानी इस विद्यार्थियों के पास आई है कि उनके एड्रेस गलत होते हैं, उनमें पूरा पता नहीं होता है, तो जो डाकिया होता है कई बार वो उसको असुविधा होती है और वो लौटा देता है, तो वो मार्कशीट आपकी वापस दिल्ली चली जाती है। फिर आपको रीजनल सेंटर दिल्ली लिखना पड़ता है और कुछ समय लग जाता है, वो वहां से फिर वापस आती है। तो एक बार अपना पता जरूर निश्चित तौर पर चेक कर लीजिएगा और वो पता दीजिएगा जहां पर आप रहते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थी भी हैं, कुछ अगर प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की जो टीम है वो अपने हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर यूसी पांडे सर के अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों के लिए तत्पर, नियमानुसार उनकी मदद करने के लिए हमेशा से तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान उपाध्याय। मुझे मालूम है कि आप किसी इम्पोर्टेंट काम में हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। और ये जो आपने कहा नाम जो है वो ठीक से एंटर हुआ है या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप शिवपुरी सेंटर के अधिकांश जो फॉर्म है वो ऑफलाइन आए हैं और यहाँ पे एंट्री की गई है। तो डॉक्टर गुलाब सिंह जाटव जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर एडमिशन लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि अगर किसी
लर्नर का नाम में कोई मिस्टेक ना हो या एड्रेस में। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे सर ने आपको बताया कि एग्जाम जब आप देने जाएंगे तब एग्जाम के टाइम आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आप उसी समय डाउनलोड करेंगे एग्जाम्स के पहले जो होता है। लेकिन आप लोग साथ में आई कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। आपका आई कार्ड इग्नू की वेबसाइट पर आप रजिस्टर करके, जो भी ऑनलाइन जिन्होंने आवेदन किया है वो तो डायरेक्ट अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है उनको इग्नू का जो हमारा समर्थ पोर्टल है उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी अभी। उस लिंक पर जाकर के अपना रजिस्टर करेंगे और फिर वो अपना आई कार्ड डाउनलोड करेंगे। बिना आई कार्ड के एग्जाम्स देने की अनुमति नहीं होती। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि हम सभी ने अधिकांश जानकारियां देने की कोशिश की है और लर्नर्स हमारे साथ चूंकि बहुत कम है, तो अगर हम किसी को कुछ हमारे साथ, जैसे कि किरण कुमार जी ने बहुत पहले रेज ऑन हैंड किया हुआ था, अगर उन्हें कुछ पूछना है तो हम वो सेशन शुरू करके और जल्दी से इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। किरण कुमार जी, आपका रेज हैंड है, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी मैम नमस्ते। नमस्कार जी मैम, ये कह रहे थे कि इसकी अध्ययन सामग्री कब तक पहुंच जाएगी? अभी तक आई नहीं हम तक। देखिए, रीजनल सेंटर में आपके फॉर्म्स काफी लेट प्राप्त हुए हैं और ज्यादातर इसके फॉर्म जो है ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन मोड की वजह से जो फॉर्म एंट्री होती है और उसके काफी देर बाद फिर आपका स्टडी मटेरियल जो अध्ययन सामग्री पहुंचती है। तो इस बीच में आप जो है ऑनलाइन से इग्नू की वेबसाइट से अपनी अध्ययन सामग्री जो लिंक शेयर की थी अभी महेश सर ने, आप उससे डाउनलोड करके अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। जी मैम, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में यही दिक्कत है, अगर आप ऑनलाइन तो ज्यादा आसानी रहती है हर चीज। आप अभी अपना स्टडी मटेरियल जो हमने साइड में लिंक शेयर किए थे उसमें ई ज्ञान कोश के लिंक से डाउनलोड कीजिए। इसी तरह से असाइनमेंट्स भी जो हैं, मैंने हिंदी में जो असाइनमेंट्स है उसकी लिंक भी शेयर की हुई है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी मैम। तो किरण कुमार जी के अलावा हमारे साथ कोई और लर्नर है जो कुछ पूछना चाहते हैं? सर, डॉक्टर यूसी पांडे जी हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बताएं कि हम लर्नर सब नहीं है आज ज्यादा, तो क्या हम आज की मीटिंग को जल्दी समाप्त कर दें? हालांकि समय तो ज्यादा हो गया लेकिन लर्नर्स की क्वेरीज नहीं हो पाई। हाँ, स्मृति दी, in case anyway we are sharing this link to YouTube, like it will be in YouTube also. So since we have already shared the email IDs and other things, so in case if there are any queries, they should be able to write to us and get it clarified. Yeah. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो I'll take this opportunity to thank all the speakers, especially महेश जी, आपने आके हमारे लर्नर्स को इस प्रोग्राम के बारे में बहुत डिटेल में बताया। I want to thank my regional director Dr. UC Pandey ji. I want to thank my colleague Ms. Kumud Verma, colleague Dr. Anshuman Upadhyay and colleague Dr. Subhash Ranjan Nair for coming in this meeting. Apart from their important work, they are participating regularly on each web conferences, web meetings and इंडक्शन मीटिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे जितने भी लर्नर्स, हमारे गुलाब सिंह जाटव जी जुड़े हुए हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं शिवपुरी के हमारे अध्ययन केंद्र के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सभी लर्नर्स से रेगुलरली फेस टू फेस मिलते हैं और अगर उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे तुरंत फोन पर या ईमेल पर संपर्क कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लर्नर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आज की इंडक्शन मीटिंग समाप्त करते हैं और इस जो गूगल मीट को आज हम समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Smriti ji. Thank you everyone. So we can leave the meeting right now.
so that I'll close it. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक एक करके मीटिंग लीव कर दीजिए, तो मैं फिर इसको क्लोज कर दूंगी। हेलो। हाँ जी, जी मैम, अभी यूट्यूब लिंक नहीं डली इस पर। ये अभी बाद में डली जाएगी। ओके बाद में मैम। ये जो रिकॉर्डिंग है इसको पहले एडिट करना होगा डाउनलोड करके, और यूट्यूब पे मैं डाल के फिर लिंक जो है शेयर कर दूँ। जी ओके मैम, थैंक यू। ओके, थोड़ा टाइम एक आध दिन लग जाएगा उसमें।